आगे हम देखते हैं कि नानकात्सु टीम नेशनल चैंपियनशिप जीत जाती है। सुवासा को MVP ऑफ द सीजन का अवार्ड मिलता है क्योंकि सुवासा ने टोटल 31 गोल किए होते हैं और वो टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर होता है। इसके बाद टोहो एकेडमी कोजीरो को स्ट्राइकर के रूप में रिक्रूट कर लेती है क्योंकि उन्हें कोजीरो की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। इसके अलावा टोहो एकेडमी सुवासा को भी मिडफील्डर के रूप में हायर करने का प्लान बनाती है। हम देखते हैं कि सुवासा अपने टीममेट्स के साथ चैंपियनशिप जीतने की खुशी बना रहा होता है। तभी उसे रोबोट का लेटर मिलता है। लेटर मिलते ही सुवासा अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है जिससे वो आखिरी बार रोबोट से मिल सके। रास्ते में सुवासा रोबोट का लेटर पढ़ता है। लेटर में रोबोट सुवासा से माफी मांगता है और कहता है कि मेरा भी एक मकसद था पर मैं तुम्हें अपने साथ ब्राजील नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि इससे तुम्हारा खुशहाल परिवार टूट जाएगा। मैंने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया है इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। आगे जैसे ही सुवासा एयरपोर्ट तक पहुँचता है तब तक देर हो चुकी होती है। रोबोट की फ्लाइट निकल चुकी होती है। कुछ दिनों बाद मिसाकी भी दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाला होता है। उसकी फेयरवेल के लिए सभी नानकात्सु प्लेयर अपने अपने ऑटोग्राफ को एक बॉल पर लिखकर मिसाकी को गिफ्ट करते हैं और उसमें सुवासा की कमी होती है इसीलिए इशिजाकी सुवासा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुवासा रोबोट के जाने से उदास होता है और नदी किनारे बैठा होता है। जब इशिजाकी सुवासा को मिसाकी के जाने के बारे में बताता है तो सुवासा भी मिसाकी से लास्ट टाइम मिलने के लिए निकल पड़ता है पर तब तक मिसाकी की बस छूट चुकी होती है। इसीलिए सुवासा बॉल को बस की तरफ किक करता है जिससे मिसाकी पकड़ लेता है। सुवासा मिसाकी से प्रॉमिस करता है कि हम लोग फिर से साथ में फुटबॉल खेलेंगे जब हम नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मिसाकी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद गेंजो भी वहां पर आ जाता है। हमें पता चलता है कि गेंजो भी अपनी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहा है जिससे वो और अच्छा गोलकीपर बन सके। पर जाने से पहले गेंजो आखिरी टाइम सुवासा को चैलेंज करता है। ये देखकर सुवासा चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे सुवासा बॉल को शूट करता है पर बॉल गोल पोस्ट से टकरा जाती है जिससे सुवासा हवा में जंप करके किक मारता है पर गेंजो बॉल को रोक लेता है। गेंजो सुवासा से कहता है जब तक मैं अच्छा गोलकीपर नहीं बन जाऊंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। सुवासा भी फैसला करता है कि वो एक दिन ब्राजील जरूर जाएगा। गेंजो और सुवासा भी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों जरूर फिर से एक साथ फुटबॉल खेलेंगे जब वो जापान की नेशनल टीम में शामिल हो जाएंगे। अब हम 3 साल आगे फ्यूचर में शिफ्ट होते हैं। गेंजो अपनी गोल कीपिंग से पूरे यूरोप में फेमस हो चुका होता है। इसके अलावा नानकात्सु जूनियर स्कूल के कुछ प्लेयर्स नानकात्सु मिडिल स्कूल में पहुंच गए होते हैं जिससे वो सुवासा के साथ फुटबॉल खेल सके। जबकि कुछ प्लेयर ओटोमो मिडिल स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं जिससे वो सुवासा के अगेंस्ट खेल सके। उधर कोजीरो भी टोहो एकेडमी का टीम कैप्टन बन चुका होता है। टाकेशी भी टोहो एकेडमी में रिक्रूट हो जाता है जिससे वो कोजीरो के साथ फुटबॉल खेल सके। इसके अलावा नानकात्सु एक नॉर्मल मिड स्कूल होता है पर सुवासा के ज्वाइन करने के बाद वो लोग 2 बार नेशनल यूथ चैंपियनशिप जीत चुके होते हैं। सनाए भी नानकात्सु टीम की मैनेजर बन चुकी होती है। सुवासा ने काफी हद तक उसे बदल दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ ही समय में नेशनल टीम का सिलेक्शन शुरू होने वाला होता है। सुवासा मिसाकी और रोबोट दोनों को ही बहुत ज्यादा याद करता है। सुवासा ने स्ट्राइकर को छोड़कर मिडफील्डर बनने का फैसला किया होता है और साथ ही में वो फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये समर सुवासा का जापान में आखिरी समर होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिडिल स्कूल प्रोविंशियल चैंपियनशिप कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली होती है और उसका स्केड्यूल भी रिलीज हो गया होता है। ओटोमा टीम नानकात्सु टीम का सबसे बड़ा राइवल होता है। दोनों ही हर प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। नानकात्सु FC के ही कुछ प्लेयर्स ओटोमा टीम में शिफ्ट हो गए थे। ओटोमा और नानकात्सु टीम के प्लेयर जूनियर स्कूल में एक साथ खेला करते थे पर अब वो लोग राइवल होते हैं। इस साल ओटोमा में एक नया प्लेयर ऐड हुआ होता है जिसका नाम शुन निट्टा होता है। उसके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें उसका शॉट बहुत ही पावरफुल और एक्यूरेट हो जाता है जिसे फैल्कन शॉट भी कहते हैं। सुवासा जैसे प्लेयर अगर उस शॉट को रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ देर के लिए सुवासा का पैर भी नम हो जाएगा। निट्टा की स्पीड नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा होती है और उसके पैर भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। जब सुवासा नानकात्सु एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हो गया था तब निट्टा ने ही टीम को चैंपियनशिप जिताने में हेल्प की थी।
ओटोमा टीम के प्लेयर्स बहुत मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब से निट्टा ने टीम को ज्वाइन किया होता है तब से ओटोमा टीम और स्ट्रांग हो गई होती है। ओटोमा टीम को देखकर सुबासा को एहसास होता है कि नानकात्सु टीम अपनी जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है और वो लोग अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं। इसीलिए सुबासा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का मैच थर्ड ईयर के साथ रखता है और खुद फर्स्ट और सेकंड ईयर की टीम में होता है। सुबासा मैच के दौरान सभी प्लेयर्स को उनकी वीकनेस बताता है जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर सके। दूसरी तरफ ओटोमा टीम इशिमो को अपना गोलकीपर बनाती है जिससे वो टीम को और स्ट्रांग बना सके। ओटोमा टीम के साथ मैच से पहले गेंजो भी नानकात्सु टीम को ऑल द बेस्ट कहता है। आगे हम देखते हैं कि जापान फुटबॉल एसोसिएशन से एक बंदा सुबासा से मिलने के लिए आता है। इसका नाम काटागिरी होता है। काटागिरी सुबासा से ब्राजील जाने के लिए बात करने आया होता है। काटागिरी सुबासा को आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा करने के लिए कहता है। उसके बेसिस पर ही सुबासा ब्राजील जा पाएगा। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। पहला मैच ओटोमा और नानकात्सु टीम के बीच होता है। मैच से पहले ही दोनों टीम के बीच में तीखी बहस होने लगती है पर सुबासा खुद को शांत रखता है। उसके चेहरे पर फिर से चमक आ जाती है क्योंकि अगर वो ये टूर्नामेंट जीत जाता है तो उसे ब्राजील जाने का मौका मिल सकता है। ओटोमा टीम के प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि नानकात्सु टीम केवल सुबासा पर डिपेंड करती है पर तभी वहां पर कोजिरो आ जाता है और कहता है कि ये टूर्नामेंट केवल टोहो अकेडमी ही जीतेगी। मैच से पहले सुबासा कोच से एज ए मिडफील्डर खेलने के लिए कहता है जिससे वो नीटा को मार कर सके। कोच भी सुबासा की बात से एग्री हो जाता है। अब दोनों टीम्स ग्राउंड पर आ जाती हैं और मैच शुरू हो जाता है। नानकात्सु टीम अपना अटैक हाजिमे और मामारू के साथ शुरू करती है लेकिन ओटोमा टीम के उरुवे, किशिडा और नाकायामा अटैक को रोक देते हैं। इसके बाद उरुवे बॉल को निट्टा को पास कर देता है पर निट्टा को रोकने के लिए वहां पर सुबासा आ जाता है। दोनों लोग बॉल के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पर लास्ट में सुबासा जीत जाता है। सुबासा बॉल को लेकर आगे बढ़ता है लेकिन ओटोमा टीम सुबासा को घेर लेती है जिसके बाद सुबासा बॉल को इसी जाकी को पास कर देता है। अब नानकात्सु टीम बॉल को लॉन्ग पासेस से एक दूसरे तक पहुंचाती है और फाइनली गोल करने का एक मौका बन जाता है। मामोरू शॉट मारता है पर ओटोमा टीम का गोलकीपर बॉल को पकड़ लेता है। दूसरी टीम्स और काटागिरी भी ये मैच बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि नानकात्सु टीम के लिए ये मैच जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि ओटोमा टीम नानकात्सु टीम से ज्यादा बैलेंस्ड है। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल निट्टा के पास चली जाती है और वो अपना फैल्कन शॉट ट्राई करता है पर बॉल बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि सुबासा ने अपने सर का यूज करके बॉल की दिशा चेंज कर दी होती है पर इससे सुबासा के सर पर चोट लग जाती है। अब ओटोमा टीम को एक कॉर्नर किक मिलती है पर नानकात्सु टीम का गोलकीपर यूजो बॉल को क्लियर कर देता है। दोनों ही टीम एक दूसरे से लड़ रही होती है। तभी मामोरू सुबासा को बॉल पास करता है और सुबासा पेनल्टी एरिया के बाहर से ही एक शानदार शॉट मारता है जो सीधा गोल में चला जाता है। इस तरह नानकात्सु टीम अपना पहला गोल स्कोर करती है पर तभी मैच रेफरी सीटी बजा देता है और पहला हाफ खत्म हो जाता है। ओटोमा टीम को वापस गेम में बराबरी करनी होती है इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि हम सभी लोग डिफेंस करेंगे जबकि निट्टा हमारे लिए गोल करेगा। इस प्लान के साथ ओटोमा टीम सेकंड हाफ में खेलने के लिए उतरती है। सेकंड हाफ शुरू होते ही निट्टा अपनी स्पीड का यूज करता है और सुबासा को पीछे छोड़ते हुए पेनल्टी एरिया में घुस जाता है। इसके बाद निट्टा सुबासा की कॉपी करते हुए शॉट मारने की कोशिश करता है पर बॉल बाहर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद फिर से निट्टा को बॉल मिलती है और निट्टा फिर से सेम शॉट ट्राई करता है पर इस बार भी वो फेल हो जाता है। हालांकि शॉट इस बार पहले से बेहतर होता है। निट्टा तीसरी बार भी सेम शॉट ट्राई करता है पर इस बार भी फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सुबासा भी अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका एक गोल अभी भी मैच जीतने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद हाजिमे और टेपे मिलकर एक शॉट बनाते हैं पर इशिमो फिर से उसे पकड़ लेता है। नानकात्सु टीम अपने अटैक पर इतना फोकस होती है कि वो निट्टा को खुला छोड़ देते हैं। इसका फायदा उठाकर निट्टा एक शॉट मारता है पर बॉल जाकर सीधा नानकात्सु टीम के प्लेयर के हाथ पर लग जाती है जिससे ओटोमा टीम को एक पेनल्टी किक मिल जाती है। उरुवे एक फेक शॉट ट्राई करता है जिसके बाद निट्टा फैल्कन शॉट मारता है जो सीधा एक प्लेयर को लगता है। इससे गोल के सामने जगह खाली हो जाती है। निट्टा फिर से शॉट मारने की कोशिश करता है पर सुबासा केन की टेक्निक
यूज करके गोल को बचा लेता है। अब बॉल सीधा मामोरू को मिलती है और नानकात्सु टीम काउंटर अटैक शुरू कर देती है। मामोरू बॉल को सुबासा को पास करता है। सुबासा अपनी ड्रिबलिंग से सभी ओटोमा प्लेयर्स को पीछे छोड़ देता है और एक शॉट ट्राई करता है। ओटोमा के प्लेयर्स सही समय पर बॉल को टच कर लेते हैं, जिससे सुबासा के शॉट की पावर कम हो जाती है और इशिमो शॉट को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इशिमो काउंटर के लिए बॉल उरुबे को पास कर देता है। उरुबे बॉल को निट्टा को पास कर देता है। सुबासा वापस गोल को रोकने के लिए भागता है, पर जब तक सुबासा पहुंचता है निट्टा गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। मैच खत्म होने में बस 10 मिनट का समय बचा होता है। ये देखकर सुबासा अपनी टीम की फॉर्मेशन चेंज कर देता है और टीम को अटैक करने के लिए कहता है। टेपे, हाजिमे और मामोरू बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं और ओटोमा टीम के डिफेंस को तोड़ देते हैं। वो लोग पेनल्टी एरिया में घुसकर सुबासा को बॉल पास कर देते हैं, जिसके बाद सुबासा गोल करके फिर से अपनी टीम को लीड दिला देता है। सुबासा अपनी टीम को रुकने से मना कर देता है और लगातार अटैक करने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों टीम के बीच गैप केवल एक गोल का होता है। अब बॉल फिर से निट्टा के पास चली जाती है, पर मामोरू उसे ब्लॉक कर देता है। नानकात्सु टीम समझ जाती है कि ओटोमा टीम बॉल को निट्टा को पास करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद नानकात्सु प्लेयर बॉल को निट्टा तक पहुंचने से रोकने लगते हैं और निट्टा के लिए ऑफ साइड ट्रैप का यूज करते हैं, जिसमें जून ने सुबासा को फंसाया था। अब अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस का फायदा उठाकर नानकात्सु टीम अटैक करती है। इशिजाकी बॉल को सुबासा को पास करता है, पर सुबासा खुद शॉट नहीं करता है, बल्कि हाजिमी को पास कर देता है। लास्ट में हाजिमे हेडर मारकर गोल कर देता है। इससे नानकात्सु टीम 3-1 से आगे हो जाती है। मैच के लास्ट में उरुबे गोल करने की आखिरी कोशिश करता है और निट्टा को लॉन्ग पास देता है, पर तब तक मैच का टाइम खत्म हो चुका होता है। इस तरह नानकात्सु टीम ये मैच जीत जाती है। मैच के बाद सुबासा का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर सुबासा से पूछता है, तुम नेशनल्स में किस प्लेयर को फेस करना चाहते हो? तब सुबासा मिसाकी का नाम लेता है। ये इंटरव्यू कोजिरो भी देख रहा होता है। जब कोजिरो सुबासा के मुंह से खुद की जगह मिसाकी का नाम सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मैच के बाद इशिजाकी उरुबे से कहता है कि तुम नेशनल्स में नानकात्सु टीम को चीयर करना, पर यह सुनकर उरुबे गुस्सा हो जाता है। नानकात्सु टीम के अलावा फुरानो सात्सुमी टीम को हराकर नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। फुरानो टीम का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि हिकारू होता है। आगे ताचिबाना ट्विंस भी हानवा टीम को जीत दिलाकर नेशनल्स में आ जाते हैं। ओसाका रीजन में आजुमा इची टीम नानिमा टीम को हराकर पहली बार नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करती है। हमें बताया जाता है कि जून भी फील्ड पर वापस लौट आता है। 3 साल तक कंटिन्यूअस इलाज के बाद जून अब 30 मिनट के लिए मैच खेल सकता है। इन 3 सालों में यायोई ने जून का बहुत अच्छे से ख्याल रखा होता है। इन सभी के अलावा टोहो और मुसाशी के बीच एक आखिरी मैच बचा होता है। ये मैच डिसाइड करता है कि कौन सी टीम टोक्यो की तरफ से नेशनल्स में जाएगी। नेशनल्स से पहले सुबासा अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। सुबासा रोबोट के द्वारा सिखाई हुई ड्राइव शॉट की प्रैक्टिस करता है। ये शॉट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सुबासा को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर नानकात्सु टीम के बाकी मेंबर्स भी सुबासा के साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मुसाशी और टोहो एकेडमी के बीच मैच चल रहा होता है। मैच के पहले 20 मिनट में कोजिरो लगातार 3 गोल करके टीम को लीड दिला देता है। ये देखकर जून को फील्ड पर आना पड़ता है, वरना मुसाशी टीम ये मैच हार सकती है। जून फील्ड पर आते ही अपनी स्किल्स दिखाने लगता है और गोल कर देता है। जून के फील्ड पर आते ही पूरी मुसाशी टीम का हौसला बढ़ जाता है और उनका गेम प्ले भी पहले से अच्छा हो जाता है। जून फिर से गोल करने की कोशिश करता है, पर कैन उसे रोक देता है और फर्स्ट हाफ खत्म होने तक स्कोर 3-1 हो जाता है। कोजिरो सच में जून का सामना करना चाहता है, लेकिन वो टीम की जीत को आगे रखता है, इसीलिए वो मौके का इंतजार करता रहता है। दूसरे हाफ में टोहो एकेडमी एक एक करके मुसाशी टीम के प्लेयर्स को मार्क करने लगती है, जिससे जून ड्रिबल नहीं कर पाता है और वो लोग लॉन्ग शॉट ट्राई करते हैं, लेकिन कैन उसे भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जून भी कोजिरो को ऑफ साइड ट्रैप में फंसा देता है, जिससे कोजिरो भी अटैक नहीं कर पाता है। मुसाशी टीम अच्छे से बॉल को कंट्रोल कर रही होती है, पर जितनी बार वो शॉट करते हैं कैन उन्हें रोक देता है। इस तरह ऑफ साइड ट्रैप की वजह से कोजिरो भी गोल नहीं कर पा रहा होता है। जून सोचता है कि अगर हम गोल करना चाहते हैं तो हमें सरप्राइज अटैक करना होगा, वरना कैन शॉट को आसानी से पकड़ लेगा। इसीलिए जून इस बार खुद शॉट नहीं करता है, बल्कि अपने टीममेट को पास कर देता है। ये देखकर कैन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, पर बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिससे बॉल हवा में चली जाती है।
इसका फायदा उठाकर जून हवा में जंप मारता है और गोल कर देता है। अब टीम का स्कोर 3-2 हो जाता है। हम देखते हैं कि जून को फील्ड पर 30 मिनट हो चुके होते हैं, पर जून अभी भी और खेलने की कोशिश करता है। इस पर मुसाशी टीम का कोच जून को परमिशन दे देता है। अब टोहो एकेडमी को समझ आ जाता है कि वो लोग हार सकते हैं, इसीलिए वो अपनी टीम का फॉर्मेशन चेंज करने लगते हैं जिससे कोजीरो को अटैक में लाया जा सके। इसके बाद कोजीरो आते ही अपना अग्रेसिवली गेम प्ले शुरू कर देता है, पर जून कोजीरो को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से जून चोटिल हो जाता है और गिर जाता है। गिरने से पहले जून बॉल को क्लियर कर देता है। इसके बाद मुसाशी टीम के प्लेयर बॉल को ड्रिबल करते हुए गोल की तरफ ले जाने लगते हैं। अंत में मुसाशी टीम गोल करने ही वाली होती है, पर केन सही समय पर आकर बॉल को पकड़ लेता है, जिससे गोल होने से बच जाता है। अब मैच पॉज हो जाता है और जून को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है क्योंकि जून चोटिल हो चुका होता है। जून जाने से पहले अपनी टीम का हौसला बढ़ा देता है। जून के जाने के बाद मुसाशी टीम अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन मैच 3-2 पर ही खत्म हो जाता है। इस तरह टोहो टीम भी नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। मैच जीतने के बाद कोजीरो का पुराना कोच कीरा कोजीरो से मिलने के लिए आता है। कीरा को कोजीरो का गेम प्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए कीरा कोजीरो को उसके अंडर फिर से ट्रेन करने को कहता है ताकि वो सुवासा से फिर से न हार जाए। आगे गेंदो सुवासा को मैसेज करता है और बताता है कि जर्मनी में उसकी मुलाकात मिसाकी से हुई है। मिसाकी अभी रेगुलर घूमता रहता है, पर साथ ही में वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करना नहीं भूलता है और उसकी टेक्निक अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हम देखते हैं कि नेशनल यूथ टूर्नामेंट अब बहुत नजदीक आ गया होता है और सभी टीम टूर्नामेंट जीतने के लिए खूब मेहनत कर रही होती हैं। कोजीरो कीरा के अंडर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिससे उसका करंट कोच गुस्सा हो जाता है और वो कोजीरा की स्कॉलरशिप रोक देता है और साथ ही में उसे टोहो एकेडमी की टीम से भी बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं कि कीरा के अंडर ट्रेनिंग करते हुए कोजीरो की किक अब पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और सभी टीम गेम के लिए एक्साइटेड होती है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन नानकेट्सु और आजुमा इची के बीच होता है। आजुमा इची पहली बार नेशनल टूर्नामेंट खेल रही होती है। उनकी टीम का कैप्टन माकोटो सोडा होता है। सोडा एक अच्छा डिफेंडर होता है और साथ ही में उसकी स्कोरिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी तरफ नेशनल शुरू होते ही कोजीरो टीम में वापस लौट आता है, पर कोच कोजीरो को खेलने की परमिशन नहीं देता है क्योंकि वो अभी भी कोजीरो से गुस्सा होता है। अब नानकाट्सु और आजुमो इची के बीच मैच शुरू होता है। सोडा और सुवासा दोनों लगातार एक दूसरे की टीम से बॉल चुरा रहे होते हैं। सुवासा अटैक करने की कोशिश करता है, पर सोडा आकर बॉल चुरा लेता है, जिसके बाद आजुमा इची टीम अटैक करने लगती है। सोडा पेनल्टी एरिया में पहुंचकर अपना फेमस शॉट रेजर अटैक यूज करता है, जिससे बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए गोल में चली जाती है। इस तरह आजुमा इची अपना पहला गोल स्कोर करती है। आजुमा इची पहली बार नेशनल्स खेल रही होती है, इसीलिए उसके गोल को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जैसे ही बॉल सुवासा के पास जाती है, वो फिर से अटैक करने की सोचता है, पर हर बार की तरह इस बार भी सोडा उसको मार्क कर रहा होता है। सोडा सुवासा से बॉल छीनने की कोशिश करता है, पर रेफरी इसे फाउल का नाम दे देता है। इसके बाद नानकाट्सु टीम बॉल को लेकर गोल की तरफ जाने लगती है। सोडा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, इसका फायदा उठाकर सुवासा आगे निकल जाता है। हाजी में सुवासा को बॉल पास करता है, पर बॉल आजुमा इची टीम के प्लेयर से टकरा जाती है और हवा में चली जाती है। इसके बाद सुवासा हवा में उछलकर गोल करने की कोशिश करता है, पर सोडा भी जंप करके सुवासा के शॉट को ब्लॉक कर देता है। अब बॉल मामारू के पास चली जाती है। मामारू अटैक करता है, पर गोलकीपर बॉल को रोकने में कामयाब हो जाता है। हमें पता चलता है कि आजुमा इची एक डिफेंसिव टीम होती है। उसने नेशनल तक क्वालिफाई करने के लिए अपने अपोनेंट को एक भी गोल स्कोर करने नहीं दिया था। सोडा को लोग एस किलर भी कहते हैं, क्योंकि सोडा अपने अपोनेंट के टॉप स्ट्राइकर को क्लोजली फॉलो करता है और ब्लॉक करने के टाइम पर स्ट्राइकर के पैरों पर जोर से मारता है, जिससे अपोनेंट का टॉप स्ट्राइकर इंजर्ड हो जाता है। इसी तरह सोडा सुवासा को भी इंजर्ड कर देता है। अब पहला हाफ 1-0 पर खत्म हो जाता है और नानकाट्सु टीम एक भी गोल नहीं कर पाती है। सुवासा इंजर्ड होता है, पर वो किसी को बताता नहीं है और बैंडेज लगाकर सेकंड हाफ खेलने के लिए निकल जाता है। और सेकंड हाफ में नानकाट्सु टीम अटैक के साथ शुरू करती है। सुवासा सोडा की टेक्निक समझ चुका था, इसीलिए सोडा से बचते हुए सुवासा टैप शॉट खेलने का डिसाइड करता है, पर बॉल गलत जगह लैंड होती है। सुवासा अभी भी रोबोट
के द्वारा सिखाया हुआ शॉट नहीं खेल पा रहा होता है। ऊपर से उसका पैर भी इंजर्ड हो जाता है। सोडा ने भी ड्राइव शॉट खेलने के लिए प्रैक्टिस की थी, पर सोडा ये नहीं सीख पाया था, इसीलिए उसने ड्राइव शॉट को छोड़कर रेजर शॉट पर फोकस किया। मैच फिर से कंटिन्यू होता है। सोडा लगातार सुबासा को क्लोजली मार कर रहा होता है। सेकंड हाफ तक 7 मिनट निकल चुके होते हैं और आजुमा इची टीम बॉल को केवल अपनी तरफ रख रही होती है। स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग मैच को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। अब 20 मिनट गुजरने के बाद फाइनली मामोरू आजुमा इची टीम से बॉल चुराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो बॉल को सुबासा को पास कर देता है। सुबासा भी बॉल को ड्रिबल करते हुए पेनल्टी एरिया तक ले जाता है। सुबासा बॉल पास करने की सोचता है, पर दूसरी टीम नानकात्सु टीम के सभी प्लेयर्स को क्लोजली मार कर रही होती है। पर तभी सुबासा को शिंगो दिखाई देता है। सुबासा बॉल को शिंगो की तरफ पास करता है और शिंगो हेडर मार कर गोल कर देता है। अब आजुमा इची और नानकात्सु टीम के बीच स्कोर टाई हो जाता है। शिंगो सुबासा को देखकर समझ जाता है कि सुबासा के पैर में चोट लगी हुई है, इसीलिए वो सुबासा को ज्यादा चिंता न करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सोडा एक और गोल करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसका रेजर शॉट 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। आजुमा इची टीम अब डिफेंस छोड़कर अटैक करने लग जाती है, जबकि सोडा अभी भी सुबासा को टाइटली मार कर रहा होता है। नानकात्सु टीम आजुमा इची टीम से बॉल चुरा लेती है, पर सोडा बॉल को सुबासा तक पास करने नहीं देता है। इससे बॉल मामारू को मिल जाती है। मामारू बॉल को हाजिमे को पास करता है, पर इस बीच आजुमा इची टीम के प्लेयर्स बॉल को चुरा लेते हैं। धीरे धीरे टाइम भी खत्म हो रहा होता है और दोनों टीम्स का स्कोर अभी भी बराबरी पर होता है। केवल 5 मिनट बचे होते हैं। अब सोडा सुबासा को छोड़कर बॉल के पीछे भागने लग जाता है। हाजिमे भी बॉल लेने की कोशिश करता है। सोडा उससे बॉल छीन लेता है। अब सोडा गोल की तरफ बढ़ रहा होता है। सोडा सोचता है कि सुबासा का ड्राइव शॉट इनकम्प्लीट है, पर मेरा रेजर शॉट कंप्लीट है। ऐसा सोचकर सोडा शूट करता है। सुबासा सोडा के फुट को देखकर समझ जाता है कि बॉल कहां जाने वाली है, इसलिए सुबासा यूजो से उसी तरफ मूव करने को कहता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा करते हुए यूजो सोडा के शॉट को रोकने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर सोडा एकदम ही शॉक रह जाता है। इस समय सुबासा बिल्कुल अकेला था। इसका फायदा उठाकर यूजो सुबासा को बॉल पास करता है और सुबासा बॉल को लेकर गोल की तरफ चलने लगता है। सुबासा को रोकने वाला कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर सुबासा मैच का आखिरी गोल कर देता है और अपनी टीम को ये मैच जिता देता है। दूसरी तरफ सोडा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि सुबासा ने कैसे उसके बॉल की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर लिया। जीत के साथ ही नानकात्सु अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। मैच के बाद सभी लोग सुबासा की तारीफ करते हैं। सोडा सुबासा से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बॉल की डायरेक्शन को कैसे पता किया। इस पर सुबासा कहता है, मैंने बस गैस किया था, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना सपोर्टिंग फुट मूव करते हुए देख लिया था। ये सुनकर सोडा सुबासा से इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना डाइव शॉट कंप्लीट करने के लिए ऑल द बेस्ट भी कहता है। कमेंटेटर भी सुबासा के इनकम्प्लीट डाइव शॉट की तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि ब्राजील में खेला जाता है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि सुबासा सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो धीरे धीरे इस शॉट को मास्टर कर रहा है। दूसरी तरफ टोहो और मात्सुकामी टीम के बीच मैच चल रहा होता है। सेकेंड हाफ के पहले 5 मिनट गुजर चुके होते हैं और अब तक कोई भी टीम स्कोर नहीं कर पाती है। टोहो अकेडमी के कोच ने कोजिरो को खेलने के लिए मना कर दिया होता है। इस वजह से कोजिरो बाहर ही बैठा हुआ होता है। मात्सुकामी टीम भी खुद को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रही होती है। वो बॉल को चुरा कर अटैक करती है, पर कैन उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद कैन टाकेशी को बॉल थ्रो करता है, जिससे वो एनकाउंटर कर सके। टाकेशी काजुके को पास करता है और काजुकी सीधा शॉट मारता है। इस तरह टोहो टीम अपना पहला स्कोर करके लीड ले लेती है। टोहो टीम बिना कोजिरो के स्कोर कर देती है, पर टाकेशी और कैन को लगता है कि बिना कोजिरो के टोहो अकेडमी ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकती है। हम देखते हैं कि कोजिरो अपनी सीट से खड़ा होकर वार्म अप चालू कर देता है। उधर मैच में टोहो टीम अटैक करना चालू रखती है। टाकेशी बॉल को फिर से काजुकी को पास करता है और काजुकी एक शॉट मारता है। हम देखते हैं कि सेम टाइम पर कोजिरो भी ग्राउंड के बाहर एक टाइगर शॉट मारता है, जिससे दीवार में क्रैक आ जाता है। ये देखकर टोहो टीम का कोच एकदम ही शॉक रह जाता है। उधर मैच में भी टोहो टीम अपना दूसरा गोल स्कोर कर देती है। इसके बाद हम नानकात्सु टीम पर शिफ्ट होते हैं। सभी लोग सुबासा की इंजरी को लेकर परेशान होते हैं, इसीलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, जिससे वो सुबासा पर बोझ न बन सके। डॉक्टर सुबासा को बताता है कि हल्की सी सूजन है और उसका पैर धीरे धीरे ही ठीक होगा। इसलिए डॉक्टर सुबासा को मैच के दौरान अपने पैर को टाइटली बैंडेज करने की सलाह देता है। हम देखते हैं कि सनाए हमेशा सुबासा के साथ रहती है। सनाए दूसरे कपल्स को देखकर उसे और सुबासा को साथ में इमेजिन भी करती है, पर सुबासा अपने गेम में ज्यादा बिजी होता है।
इसके बाद हम कोजीरो पर शिफ्ट होते हैं। कोच अभी भी कोजीरो को खेलने की परमिशन नहीं देता है, इसीलिए कोजीरो अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। इसके अलावा फुरानो टीम भी अच्छा खेल रही होती है। वो अपनी अपोनेंट टीम को 6-0 से हरा देते हैं और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। सुबासा और सनाए भी डॉक्टर से मिलने के बाद मैच देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं, पर तब तक मैच खत्म हो चुका होता है। दूसरी तरफ कोजीरो अपनी फैमिली को बताता है कि उसने टोहो एकेडमी को छोड़ दिया है, इसीलिए वो वापस अपने पुराने हाई स्कूल में वापस चला जाएगा। आगे टूर्नामेंट का पहला राउंड खत्म होता है और टोटल 32 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती हैं। हम देखते हैं कि हिराडो मात्सुको टीम को 1-0 से हरा देती है। हिराडो टीम अपना असली गेम सभी से छुपा कर रखती है, जिससे वो नानकात्सु टीम को फुल सरप्राइज कर सके। इसके अलावा हानवा टीम भी साकामोटो टीम से जीत जाती है। उन्होंने अभी तक ताचिबाना ब्रदर्स की स्पेशल टेक्निक का यूज भी नहीं किया होता है। अब अगले राउंड में नानकात्सु टीम अपना मैच निशिगाओका टीम के साथ खेलती है। मैच शुरू होते ही मामरू अटैक शुरू कर देता है, जिससे सुबासा को थोड़ा आराम मिल सके। नानकात्सु टीम अच्छा खेलते हुए लगातार 2 गोल स्कोर कर देती है। सुबासा को बिना बॉल टच करना अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए सुबासा भी आगे बढ़कर तीसरा गोल कर देता है। इस तरह नानकात्सु ये मैच 6-0 से जीत जाती है। अब नानकात्सु की अगली अपोनेंट हानवा टीम होती है। दोनों टीम्स ग्राउंड पर आ जाती हैं। ये मैच देखने के लिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी आए होते हैं, जिससे वो सुबासा का ड्राइव शॉट कैप्चर कर सके। उसी समय साइड वाले स्टेडियम में टोहो और जूनो टीम के बीच मैच चल रहा होता है। टोहो ये मैच 8-0 के साथ जीत जाती है, पर अभी भी कोच कोजीरो को नहीं खिला रहा होता है, इसीलिए पूरी टीम कोच के खिलाफ होती है। अब हम फिर से नानकात्सु और हानवा टीम के मैच पर शिफ्ट होते हैं। सुबासा अपने टीममेट्स को एक लॉन्ग पास देता है, जिसके बाद नानकात्सु प्लेयर आगे बढ़ने लगते हैं। सभी प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, जिससे हानवा टीम का डिफेंडर कमजोर हो रहा होता है। इसी बीच फाइनली हाजिमे स्कोर करके नानकात्सु टीम का खाता खोल देता है। अब मैच फिर से शुरू होता है। गोल बराबर करने के लिए अब ताचिबाना ब्रदर्स भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। मसाओ फिर से बॉल को हवा में किक मारता है, जिससे काजुओ गोल पोस्ट पर चढ़कर गोल कर सके, पर इशिजाकी गोल पोस्ट को किक करता है, जिससे काजुओ का बैलेंस खराब हो जाता है और यूजुओ बॉल को पकड़ लेता है। इशिजाकी का आइडिया देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब सुबासा गेम में बिना किसी बेकार मूव के बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बॉल को क्विकली टेपे को पास कर देता है, जिसके बाद टेपे एक और गोल करके स्कोर को 2-0 कर देता है। अब हानवा टीम थोड़ा लो फील करने लग जाती है, क्योंकि उनके ऊपर 2 गोल हो चुके होते हैं। ताचिबाना ब्रदर के पास अब कोई दूसरा चांस नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने का फैसला करते हैं। मैच फिर से कंटिन्यू होता है और ताचिबाना ब्रदर्स अटैक करने के लिए जाते हैं। एक प्लेयर बॉल को बहुत ऊंचा किक मारता है, जिसके बाद मसाओ जमीन पर लेट जाता है और काजुओ मसाओ के पैरों के ऊपर चढ़कर हवा में बहुत ऊंचा उछलता है, जिससे वो बॉल तक पहुंच सके। काजुओ हवा में एक जोरदार हेडर मारता है, जिसे यूजुओ पकड़ नहीं पाता है। इस तरह हानवा टीम भी अपना पहला गोल करती है और स्कोर 2-1 हो जाता है। ताचिबाना ब्रदर्स अपनी इस टेक्निक को स्काई लैब हरिकेन कहते हैं। ताचिबाना ब्रदर्स के इस शॉट को देखकर पूरी हानवा टीम फिर से एक्साइटेड हो जाती है। इस शॉट को देखकर सुबासा भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ये टेक्निक ताचिबाना ब्रदर्स की पुरानी टेक्निक से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होती है। इसके बाद सुबासा अपने टीममेट्स को हार न मानने के लिए कहता है और उन्हें समझाता है कि अगर ताचिबाना ब्रदर्स को बॉल नहीं मिलेगी तो वो ये टेक्निक यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। नानकात्सु प्लेयर हानवा टीम को क्लोजली मार्क करने लगते हैं और ताचिबाना ब्रदर्स तक बॉल पास नहीं होने देते हैं, लेकिन एक प्लेयर जैसे तैसे बॉल को ताचिबाना ब्रदर्स को पास कर देता है। अब ताचिबाना ब्रदर्स फिर से अपनी स्काई लैब हरिकेन टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हैं, पर सुबासा गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और उन लोगों से ऊंची जंप करता है, जिससे ताचिबाना ब्रदर्स अपना अटैक नहीं कर पाते हैं और सुबासा बॉल को क्लियर कर देता है। इस तरह फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। ब्रेक के टाइम पर सुबासा पूरी नानकात्सु टीम को बताता है कि ताचिबाना ब्रदर्स काफी हाई जंप कर सकते हैं, पर उनके पास बहुत लो थे, इसीलिए उन्होंने पिछले गोल के लिए ट्राई नहीं किया। दूसरी तरफ हानवा टीम फिर से स्काई लैब हरिकेन टेक्निक यूज करने का प्लान बनाती है, जिससे वो एक और गोल कर सके। अब हानवा टीम का कोच एक प्लेयर को चेंज कर देता है, जिससे वो ताचिबाना ब्रदर्स की हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद मैच का सेकंड हाफ शुरू होता है। हानवा टीम बॉल को ताचिबाना ब्रदर्स तक पहुंचाने में लग जाती है। इसके लिए हानवा टीम का प्लेयर डाइमारू बॉल को हवा में बहुत ऊंचा मार देता है। ये देखकर ताचिबाना ब्रदर फिर से स्काई लैब हरिकेन टेक्निक यूज करते हैं, पर सुबासा तुरंत डिफेंस में लौट आता है और गोल के ऊपर चढ़कर हवा पर जंप करता है। इस तरह सुबासा हवा में मसाओ को गोल करने
मैच रोक देता है। बैलेंस खराब होने की वजह से दोनों लोग अब जमीन पर गिर रहे होते हैं। सुवासा मसाओ को पकड़ लेता है जिससे मसाओ अपने सिर के बल ना गिरे, पर इससे सुवासा का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। मसाओ देखता है कि सुवासा ने उसे इंजर्ड होने से बचा लिया है। ये देखकर मसाओ बहुत हैरान हो जाता है। सुवासा इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए रेफरी उसे मेडिकल रूम में जाने के लिए कहता है। सुवासा अभी भी गेम खेलना चाहता है पर रेफरी उसे जबरदस्ती बाहर भेज देता है। जाते वक्त उसके टीममेट सुवासा को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके लिए ये मैच जरूर जीतेंगे। अब मैच फिर से शुरू होता है। इस बार हानवा टीम को एक कॉर्नर किक मिलती है। सुवासा ने भले ही मसाओ को चोटिल होने से बचा लिया है, लेकिन ताचिबाना ब्रदर्स बिल्कुल भी मैच हारने के मूड में नहीं होते हैं। दूसरी तरफ सुवासा अपने शोल्डर के लिए अपने ट्रीटमेंट ले रहा होता है। हम देखते हैं कि नानकात्सु टीम ताचिबाना ब्रदर्स को रोकने के लिए अब एक नई स्ट्रेटजी बनाती है। इस बार टेपे और हाजिमा दोनों गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखकर ताचिबाना ब्रदर्स बॉल को थोड़ा लो रखते हैं, जिससे टेपे और हाजिमे बॉल को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं और ताचिबाना ब्रदर्स स्कोर को बराबर कर देते हैं। अब हानवा टीम के पास नानकात्सु को हराने का पूरा मौका होता है। ऊपर से सुवासा भी ग्राउंड पर नहीं होता है। आगे हमें पता चलता है कि सुवासा का शोल्डर ठीक हो जाता है और सुवासा वापस खेलने के लिए रेडी हो जाता है, पर डॉक्टर सुवासा को समझाते हैं कि अगर तुम्हारे शोल्डर फिर से डिसलोकेट हुआ तो तुम फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। हम फिर से मैच पर शिफ्ट होते हैं। हानवा टीम लगातार अटैक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सुवासा साइड लाइन पर खड़ा हो जाता है। ताचिबाना ब्रदर्स फिर से स्काईलैब हरिकेन टेक्निक यूज करते हैं, पर उनके पैरों में क्रैम्प आ जाता है जिससे उनकी टेक्निक फेल हो जाती है। इसके बाद सुवासा भी फील्ड पर वापस आ जाता है और अपनी टीम को अच्छा खेलने के लिए इनकरेज करता है। ताचिबाना ब्रदर्स के पैरों पे क्रैम्प आ गया होता है, इसीलिए क्रैम्प के ठीक होने तक वो डिफेंस करने का प्लान बनाते हैं। अब यूजो बॉल को सुवासा को पास करता है, जबकि ताचिबाना ब्रदर्स डिफेंस पर फोकस करने लगते हैं। आगे सुवासा डाइव शॉट खेलने का डिसाइड करता है। वहाँ पर आए सभी लोग इसी पल का इंतजार कर रहे होते हैं। सुवासा शॉट मारता है पर बॉल गोल पोस्ट से जाकर टकरा जाती है, जिससे सुवासा का डाइव शॉट फिर से फेल हो जाता है। ऊपर से सुवासा का पैर और शोल्डर भी दर्द कर रहे होते हैं। सेकेंड हाफ खत्म होने में केवल 25 मिनट बचे होते हैं और दोनों टीम्स का स्कोर अभी भी बराबर पर नहीं होता है। मैच जीतने के लिए नानकात्सु को ताचिबाना ब्रदर्स के पैरों को रिकवर होने से पहले एक और गोल करना होता है, इसीलिए सुवासा फिर से डाइव शॉट ट्राई करने की सोचता है, पर बॉल हानवा टीम के पास होती है। ताचिबाना ब्रदर्स फिर से स्काईलैब हरिकेन टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हैं, पर बॉल लो होती है। इसका फायदा उठाकर सुवासा भी गोल पोस्ट का सपोर्ट लेता है और बॉल की तरफ जंप मार देता है, जिससे सुवासा शॉट को ब्लॉक कर देता है, पर बॉल मसाओ के पास चली जाती है। अब मसाओ और काजुओ दोनों मिलकर एक कंबाइन अटैक करते हैं। यूजो गोल को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा होता है, लेकिन बॉल यूजो के शोल्डर पर लगकर गोल की तरफ जाने लगती है, पर सही समय पर इशिजाकी आकर अपने फेस से बॉल को दूर कर देता है। इससे इशिजाकी का सर गोल पोस्ट से टकरा जाता है और बॉल सुवासा के पास जाती है। अब सुवासा गोल करने के लिए आगे दौड़ने लगता है। ताचिबाना ब्रदर्स भी सुवासा को रोकने के लिए आते हैं, पर सुवासा बॉल को मामुरू को पास कर देता है। मामुरू भी हानवा टीम के डिफेंस को पास करता हुआ गोल के पास पहुंच जाता है और बॉल फिर से सुवासा को पास कर देता है। इस समय सुवासा पेनल्टी एरिया में घुसने की कोशिश करता है, पर हानवा टीम का एक प्लेयर सुवासा के शोल्डर से टकरा जाता है, जिससे सुवासा का बैलेंस बिगड़ जाता है। सुवासा अभी भी हार नहीं मानता और एक तेज किक शॉट मारता है। ताचिबाना ब्रदर्स भी स्काईलैब हरिकेन टेक्निक का यूज करते हैं और बॉल रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बॉल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह नानकात्सु टीम अपना तीसरा गोल कर देती है। तभी रेफरी विसल बजाता है और सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है। इस तरह नानकात्सु टीम 3-2 से ये मैच जीत जाती है। मैच के बाद सुवासा अपने शोल्डर का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। दूसरी तरफ टोहो अकेडमी टॉप 8 में एंटर कर जाती है। हम देखते हैं कि जून कोजिरो के घर पहुंच जाता है और उसके भाइयों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहां पर कोजिरो आ जाता है। जून कोजिरो से कहता है कि तुम मैच क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम्हारी टीम टोक्यो को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं नहीं चाहता टोक्यो किसी दूसरी टीम से हार जाए। पर कोजिरो पहले से ही अपसेट होता है। वो अपने भाई से प्रॉमिस करता है कि उसकी टीम टॉप 8 में जरूर जीतेगी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी करेगी। इसके बाद कोजिरो कोच के पास जाता है और एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेलने के लिए परमिशन मांगता है। इस पर कोच हाँ कर देता है, पर वो अभी भी कोजिरो से गुस्सा होता है, इसीलिए वो क्वार्टर फाइनल में ना खिलाने का प्लान बनाता है। हम देखते हैं कि मीवा टीम पहला क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल्स में एंटर कर जाती है। अब नानकात्सु टीम का अगला मैच हिराडो टीम से होता है।
है। हिराडो टीम का डिफेंडर जीतो सुबासा को अगले मैच के लिए चैलेंज करता है। ये देखकर सुबासा भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम फुरानो टीम पर शिफ्ट होते हैं। फुरानो टीम की मैनेजर यासिको फुरानो टीम के कैप्टन हिकारू को पसंद करती है, पर यह उसका आखिरी मैच होता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो रही होती है। हम देखते हैं कि टोहो अकेडमी का अगला मैच चूबू मिडिल स्कूल से होता है। टोहो अकेडमी बड़े आराम से चूबू मिडिल स्कूल को 3-0 से हरा देती है। इसके बाद अगला मैच मिनामी उबा और फुरानो टीम के बीच होता है। मैच से पहले याशिको अपनी फीलिंग्स को हिकारू को बताने की सोचती है, पर हिकारू के लिए ये मैच इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए याशिको उसे कुछ भी नहीं बताती है। थोड़ी देर में दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू होता है। फुरानो टीम अटैक शुरू कर देती है, पर मिनामी उबा बॉल को छीनकर गोल कर देती है। और फुरानो टीम का कैप्टन हिकारू भी पूरी टीम को गोल करने के लिए इनकरेज करता है। इसके बाद फुरानो टीम अटैक करती है, पर बॉल क्रॉस बार के ऊपर चली जाती है, पर एक और प्लेयर बॉल को गोल मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि मानामी टीम का गोलकीपर बहुत अच्छा होता है और वो गोल को रोक लेता है। इस तरह स्कोर अभी भी 1-0 ही रहता है। आगे हमें पता चलता है कि याशिको ने अपनी मां के साथ शर्त रखी होती है, अगर फुरानो टीम ये मैच जीत जाती है तो याशिको यहीं पर रुक जाएगी, नहीं तो उसे अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट होना होगा। आगे मैच कंटिन्यू होता है। स्टेडियम के चारों ओर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि फुरानो प्लेयर्स को इतनी गर्मी में खेलने की आदत नहीं होती। ये उनके लिए एक और डिसएडवांटेज होता है। पर फुरानो टीम हार नहीं मानती है, वो गोल के लिए ट्राई करती है, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद मिनामी टीम काउंटर अटैक करती है और गोल करने की कोशिश करती है, पर फुरानो टीम का गोलकीपर बॉल को रोक देता है। अब मैच में केवल 10 मिनट बचे होते हैं। पूरी फुरानो टीम हिकारू को सपोर्ट करने लगती है। हिकारू बॉल को अपनी टीम को पास करता है और इस बार फुरानो टीम गोल करने में कामयाब हो जाती है। इस तरह स्कोर 2-1 हो जाता है और फुरानो टीम ये मैच जीत के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है। सेमीफाइनल्स में अब टोटल 3 टीम्स पहुंच चुकी होती हैं और आखिरी स्पॉट के लिए हिराडो और नानकैट्सू के बीच मैच होना होता है। हिराडो टीम का डिफेंडर जीटो अपनी टीम की जीत के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। इसके बाद नानकाट्सू और हिराडो के बीच लास्ट क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाता है। हिराडो टीम बॉल को केवल अपने हाफ में ही रखती है। ये देखकर नानकाट्सू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हिराडो टीम करना क्या चाहती है। एट लास्ट हाजिमे बॉल को हिराडो टीम से चुरा लेता है, पर जीटो भी आसानी से हाजिमे से बॉल चुरा लेता है। इसके बाद हिराडो टीम अटैक करना शुरू कर देती है। जीटो बॉल को बीच फील्ड से शूट करता है। यूजो बॉल को पकड़ने के लिए एकदम रेडी रहता है, पर तभी हिराडो टीम का एक प्लेयर सानो आकर हेडर मार देता है, जिससे यूजो बॉल को पकड़ नहीं पाता है। इस तरह हिराडो टीम अपना पहला गोल कर देती है। मैच को शुरू हुए अभी बस 2 मिनट होते हैं और हिराडो टीम लीड ले लेती है। ये देखकर सुबासा अपनी पूरी टीम को इनकरेज करता है और उन्हें गोल करने के लिए कहता है। इसके बाद नानकाट्सू टीम भी अटैक करना शुरू कर देती है, पर जीटो फिर से बॉल चुरा लेता है। इस बार सुबासा सही समय पर आकर जीटो से बॉल चुरा लेता है। सुबासा भी गोल करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जीटो आकर अपनी पावर का यूज करता है और सुबासा को धक्का दे देता है। इससे जीटो को बॉल मिल जाती है और वो गोल की तरफ जाने लगता है। जीटो फिर से गोल के सामने एक तेज शॉट मारता है, पर इस बार इशिजाकी बॉल को सानो तक पहुंचने नहीं देता है और अपने फेस से रोक देता है, पर बॉल वहीं गिर जाती है और सानो बॉल को लेकर आगे बढ़ जाता है। जीटो भी सानो को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। फिर सानो बॉल को जीटो को पास कर देता है। जीटो गोल करने के लिए एक पावरफुल शॉट मारता है। शुरुआत में लगता है कि यूजो ने बॉल को पकड़ लिया है, पर यूजो भी बॉल के साथ गोल के अंदर चला जाता है। इस तरह हिराडो टीम अपना दूसरा गोल कर देती है। जीटो और सानो पहली बार नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं और दोनों लोग 10 मिनट के अंदर ही 2 गोल्स कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है। हिराडो टीम अपना डिफेंसिव गेम कंटिन्यू रखती है। हिराडो टीम के सभी प्लेयर्स नानकाट्सू टीम के सभी प्लेयर्स को क्लोजली मार्क कर रहे होते हैं। गेम के बीच में हाजिमे और टेपे जीटो से टकरा गए होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दर्द हो रहा होता है। ऊपर से सुबासा की भी शोल्डर इंजरी अभी भी ठीक नहीं होती है। हिराडो टीम मेंबर्स सुबासा से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं, पर सुबासा मामरू को बॉल पास कर देता है। इसके बाद फिर से बॉल सुबासा के पास आ जाती है और सुबासा पेनल्टी एरिया की तरफ एक लॉन्ग पास करता है। नानकाट्सू प्लेयर बॉल को नेट में शूट करने ही वाले होते हैं, पर तभी जीटो
जीटो आकर गोल को बचा लेता है। अब बॉल फिर से सानो के पास चली जाती है। सानो बड़ी ही आसानी से इशिजाकी को पार कर लेता है, पर तभी शिंगो सानो को रोकने के लिए आ जाता है। शिंगो सानो को पीछे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जीटो भी शिंगो को रोकने लग जाता है। एट लास्ट जीटो शिंगो को हरा देता है और बॉल लेकर गोल की तरफ बढ़ जाता है। तभी सुबासा आकर जीटो से बॉल छीन लेता है। इसके बाद सुबासा, हाजिमे और टेपे तीनों गोल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सुबासा बॉल को हाजिमे को पास करता है और हाजिमे बॉल को टेपे को पास करता है। टेपे के पैर में चोट लगी हुई होती है, जिस वजह से वो बॉल को संभाल नहीं पाता। तभी हिराडो प्लेयर आकर बॉल को क्लियर कर देते हैं, पर सुबासा बॉल तक पहुंच जाता है और एक तेज शॉट मारता है। हम देखते हैं कि जीटो सुबासा को रोकने के लिए उसे तेज धक्का मारता है, जिससे बॉल गोल पोस्ट से टकरा जाती है। ऊपर से सुबासा के शोल्डर में और तेज दर्द होने लगता है। अब हिराडो टीम काउंटर अटैक करना शुरू करती है। सुबासा अपने शोल्डर के दर्द की वजह से उठ भी नहीं पा रहा होता है, जबकि हाजिमे और टेपे डिफेंस में लौटने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि इशिजाकी भी सानो को मार कर रहा होता है। पहले हाफ खत्म होने में बस 5 मिनट का समय होता है। ये देखकर जीटो तीसरा गोल करने की कोशिश करता है। जीटो एक स्पिनिंग शॉट मारता है। यूजो को लगता है कि वो बॉल को पकड़ लेगा, पर जैसे ही बॉल जमीन पर गिरती है वो पीछे लौट जाती है। उधर सानो आकर बॉल शूट करता है और अपनी टीम के लिए तीसरा गोल कर देता है। इस तरह फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और हिराडो टीम 3-0 से आगे निकल चुकी होती है। ये देखकर पूरी नानकात्सु टीम डाउन हो जाती है। सुबासा भी इतना ज्यादा थक जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। उसे रोबोट, केंजो और मिसाकी याद आते हैं। वो सुबासा को गेम के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके आगे का पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर जरूर आऊंगा।